और अब विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। देखिए, आज फिक्र की ग्लोबल खबर सीधे तेहरान से है, लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या आपने कभी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्र के नाम संबोधन देते समय हथियारों के साथ देखा है? आपका जवाब क्या है? तुरंत बताइए। 99.9% ना होगा। लेकिन आज तेहरान में हमें क्या दिखा? नसरल्ला की मौत पर जुमे की नमाज के समय मुस्लिम वर्ल्ड को संबोधित करने आए ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई AK-47 से लैस थे। उनके एक हाथ में स्पीच के पॉइंटर्स वाली सफेद पर्ची थी, तो दूसरे हाथ से उन्होंने मंच पर ही AK-47 को संभाल रखा था। उसकी नाल पर खमेनेई की उंगलियों की पकड़ काफी मजबूत थी। जाहिर है इसमें मैगजीन भी लोड रही होगी। और तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से खमेनेई की हथियारों वाली यह तस्वीर आज वर्ल्ड ट्रेंडिंग है, वो भी कुछ हैरान करने वाले सवालों के साथ। खमेनेई को अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच भाषण देते समय AK-47 करीब में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? खमेनेई की उम्र 85 वर्ष है। वो काफी बुजुर्ग हैं। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें छड़ी का सहारा लेना चाहिए था। वो अपने पास हमेशा एक छड़ी रखते भी हैं, लेकिन आज उस छड़ी की जगह AK-47 ने क्यों ली? शुक्र है रॉकेट नहीं था। खैर, खमेनेई को किस बात का डर सता रहा है? क्या खमेनेई को इजराइल की तरफ से टारगेटेड किलिंग का डर लग रहा था, या फिर खमेनेई AK-47 के साथ एक बड़ा मैसेज देना चाहते थे? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि खमेनेई ने 5 साल पहले जुमे की नमाज के बाद जब एड्रेस किया था, तब कासिम सुलेमानी को मारा गया था। और जवाब क्या था? इजराइल को जवाब दिया गया था, अमेरिका को जवाब दिया गया था, अमेरिका के बेसिस पर इराक में अटैक करके। इस बार इजराइल में अटैक हुआ है हानिया और नसरल्ला की मौत के बाद, और फिर जुमे की नमाज पर खमेनेई का एड्रेस होता है। वैसे भी इजराइल अगर उन पर कोई हमला कराता भी है, तो क्या वो किसी भी हमलावर को खमेनेई के इतने करीब भेजने में सफल हो पाता? क्योंकि आज खमेनेई की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। उनके चारों ओर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ट्रेन कमांडो थे। ग्रैंड मस्जिद में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा सुरक्षा पहरा था। कई जगह ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके आसपास हाल ही में रशिया से लिए गए S-300 की बैटरीज लगाई गई। तो फिर से सवाल वही है, खमेनेई को ऐसे में किस बात का खौफ है? असल में खमेनेई के इस डर का कनेक्शन 39 वर्ष पुराने एक इतिहास से जुड़ा हुआ है। उस इतिहास में जाके तो वर्ष 1985 में खमेनेई का मौत से बहुत करीब से सामना हुआ था। वो भी जुमे का दिन था, तारीख थी 15 मार्च और जगह भी तेहरान थी। उस समय भी ईरान के प्रेसिडेंट रहे खमेनेई नमाज के बाद अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे कि तभी उनके बेहद करीब एक ब्लास्ट हुआ। वो बाल बाल बच गए। लेकिन कहा जाता है कि तब से वो अपने साथ में अक्सर इस तरह के हथियार लेकर सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देते हैं। इस समय जब वो सीधे इजराइल के टारगेट पर हैं, नेतन्याहू के दुश्मन नंबर 1 है, तब ऐसे वक्त में खमेनेई को कोई रिस्क लेना वो चाहते नहीं। हालांकि दुश्मनों को मारने के लिए इजराइल का मारक फॉर्मूला कुछ और ही होता है, और ये बात पूरी दुनिया हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की मौत से जान चुकी है। खैर, खमेनेई ने आज जनता को संबोधित किया तो उन्होंने इजराइल से जंग को हवा देने वाली कई विध्वंसक बातें की। वो अपनी वार्निंग वाली सफेद पर्ची में जो बातें नोट करके लाए थे, उसका मजमून कुछ इस तरह से है। उससे पहले आपको एक बात बताना है, आज उन्होंने पर्शियन और अरबिक दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया और मैसेजिंग थी मुस्लिम वर्ल्ड को। फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा, मैसेज नंबर 1। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक, मैसेज नंबर 2। अफगानिस्तान से लेकर लेबनान तक सभी इस्लामिक मुल्कों को एक होकर जिहाद वाली जंग में उतरना होगा। कुछ मुस्लिम मुल्क अमेरिका और पश्चिमी देशों की सियासत को समझे। खमेनेई का इशारा साफ तौर पर सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन जैसे देशों की ओर था। इसके बाद उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी, कहा कि इजराइल पर आगे भी हमले जारी रहेंगे। इजराइल पर हमला रणनीति के साथ होगा, जज्बात में आकर फैसले नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने अपनी फौज को इजराइल पर हमले की खुली छूट दी, कहा कि इजराइल पर अटैक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही किया जाएगा। खमेनेई ने यह भी कहा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन रुकेंगे भी नहीं। खमेनेई ने इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल में घुसकर किए गए हमास के नरसंहार को भी जायज ठहरा दिया। सोचिए जरा,
क्या करेगा इजराइल अब, ये रिपोर्ट। एक इंटरेस्टिंग टेक ये है कि अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने टोकनिज्म के तौर पर अपने ड्रोन से उनकी न्यूक्लियर साइट के आसपास अटैक किया। इस बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, इजराइल के बेसिस पर अटैक किया और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस बार इजराइल का काउंटर अटैक टोकनिज्म नहीं होगा, वो बहुत बड़ा अटैक होगा। इसके बारे में अमेरिका और इजराइल लगातार बात कर रहे हैं पिछले कई घंटों से। आप खमने की इन धमकियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल के बीच वॉर टेंशन किस कदर हाई है। और अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू को आज जान से मारने की नाकाम कोशिश की गई। ये बहुत हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि अगर इजराइल के दुश्मनों को इस योजना में सफलता मिलती तो बीते 1 साल से जारी पश्चिम एशिया की जंग में आज का दिन सबसे विध्वंसक साबित हो सकता था। हम आपको बता दें कि ये किस समय की बात है। इजराइल से 2200 किलोमीटर दूर तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ग्रैंड मस्जिद से लोगों को संबोधित करने वाले थे। ठीक उसी समय एक रॉकेट इजराइल में नेतन्याहू के घर को टारगेट करके फायर किया जाता है। सबसे पहले आप उसी रॉकेट हमले का ये वीडियो देखिए। ये रॉकेट हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के अल केसरिया इलाके में फायर किया था। इस रॉकेट का टारगेट यहां पर नेतन्याहू का घर था। हाइफा में आने वाला यह इलाका तेल अवीव से 45 किलोमीटर दूर है। अब यह बड़ी खबर कहां से आई, आपको इसका सोर्स भी जानना चाहिए। ईरान के तस्नीम न्यूज के हवाले से दावा किया गया कि नेतन्याहू उस समय अपने घर पर ही मौजूद थे। तस्नीम न्यूज का यह भी दावा है कि हमले के सायरन के बाद नेतन्याहू शेल्टर की तरफ भागे। और तस्नीम न्यूज की यह रिपोर्ट इजरायली मीडिया के न्यूज के हवाले से बताई जा रही है। हालांकि इस बारे में इजराइल की सरकार या सेना की ओर से अब तक कोई पुष्टि सामने नहीं हुई है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी जो रेंज है वो बढ़ाता जा रहा है अपने रॉकेट अटैक की, और अब हाइफा के उस पार्ट में आ गया है जहां पर नेतन्याहू का घर है। और इजराइल अपनी रेंज सदर्न लेबनान में इस तरह बढ़ा रहा है कि जो अब सीरिया बॉर्डर है वहां पर भी वो अटैक की प्लानिंग कर रहा है, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर। अब लौटते हैं वॉर जोन की ओर। लेबनान फ्रंट पर क्या कुछ चल रहा है, बेरूत में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, तो ये अपडेट जानने के लिए आपको मिडनाइट वाले भीषण वॉर को जानना चाहिए। मध्य यात्री के समय इजराइल के फाइटर जेट्स ने बेरूत में 4 घंटे के अंदर 2 बार बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल की सेना के पास ऐसे इनपुट्स थे कि नसरुल्लाह का संभवित उत्तराधिकारी हाशिम सफीदीन यहां आया हुआ, और वो यहां एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आया हुआ है। इस दौरान उसके साथ हिजबुल्लाह का कमांडर राशिद शिफ्ती भी था। वो बेरूत में हिजबुल्लाह के दूरसंचार और कंप्यूटर डिवीजन का प्रभारी है। हिजबुल्लाह का एक और बड़ा लीडर महमूद यूसुफ अनीसी भी सैफुद्दीन के साथ में है। ये सूचना मिलते ही इजराइल की वायुसेना ने यहां पर इतनी भीषण बमबारी की जो कि नसरुल्लाह के टाइम बमबारी की गई से भी करीब 4 गुना ज्यादा थी। कहते हैं कि इजराइल ने 1 लेयर अटैक किया, उसके बाद 2 और 3 और 4 लेयर अटैक किया है। इजराइल ने सैफुद्दीन को टारगेट किए जाने की पुष्टि की, लेकिन वो मारा गया है या नहीं इस पर कंफर्मेशन नहीं आया। ये तो आप जानते ही हैं कि बेरूत में जहां इन दिनों हमले हो रहे हैं वहां हमारी टीम TV9 भारतवर्ष की टीम ग्लोबल कवरेज के लिए पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत स्पॉट से वॉर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बम गोलों के बीच से ये साहसिक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमित चौधरी आज उस जगह पर पहुंचे थे जहां हाशिम सैफुद्दीन को टारगेट किया गया था। वो यहां रिपोर्टिंग कर ही रहे थे कि एक बार फिर से इजराइल ने यहां पर हमला किया। TV9 की टीम से महज कुछ मीटर की दूरी पर यह अटैक हुआ है। उस समय का खौफनाक मंजर आप बेरूत से उनकी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख सकते हैं। निशांत, आराम से आराम से। और देखिए हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई है निशांत, और देखिए बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से की गई है आराम से, और यहाँ पर अटैक किए गए हैं। हालांकि अभी जो बॉम्ब है, मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और यहीं पर एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हैं, और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा गया है। बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर। देखिए अभी इस पूरी बिल्डिंगों के आसपास की बिल्डिंगों को भी टारगेट करने के लिए इजराइल ने साफ तौर पर कहा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर निशांत इधर आके थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि देखिए
ये आसपास के घर हैं जहां जिसको टारगेट किया है, और अगर आप देखें कि इनको भी नुकसान पहुंचा है। बेरूत में ग्राउंड ऑपरेशन इसी सोमवार से शुरू हुआ है, लेकिन एयर स्ट्राइक इससे काफी पहले से जारी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में भी कितना नुकसान हुआ है, हमारे पास उन हमलों से जुड़ा ये डेटा चिंताजनक है। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि 20 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इजराइल ने यहां कुल मिलाकर 4600 टारगेट हिट किए हैं। कभी कभी तो 1000 हमले एक ही दिन में किए गए हैं। इन हमलों के कारण लेबनान में 3100 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। स्ट्राइक में लेबनान में अब तक 1400 लोगों के मारे जाने की खबर है। 10 लाख लोग हमले के डर से दूसरी जगहों पर पलायन कर चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, करीब 2,35,000 लोग सीरिया जा चुके हैं, और इनमें से करीब 2/3 सीरिया से ही आए थे एज रेफ्यूजी। 3 दशकों में यह अब तक का सबसे विध्वंसक संघर्ष बताया जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2006 में भी इतनी मौतें इजराइल लेबनान जंग में नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इस बार युद्ध लंबा खिंचने की आशंका है। तब सिर्फ 34 दिन थे, अब यह लंबा खिंचेगा। वहां से पल पल का अपडेट TV9 भारतवर्ष की टीम आप तक पहुंचा रही है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं इस समय जहां मौजूद हूं, यहां पर अगर आप देखें थोड़ी देर पहले स्ट्राइक्स की है नसीम सैफुद्दीन, जो नया कमांडर था खासतौर पर हिजबुल्लाह का, और नसरल्लाह का छोटा भाई कजन, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बड़े काम करता था, उसको टारगेट किया गया। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, पूरी की पूरी 8 से 10 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है, और यहाँ पर कई बड़े कमांडर्स के हिजबुल्लाह के मारे जाने की खबरें आ रही है। चारों तरफ अगर आप देखें ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निशांत जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मुझे ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की या मुझे जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इसराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। धाइया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और अभी इसराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। बेरूत में इजराइल की वायुसेना एयर स्ट्राइक कर रही है, तो दक्षिण लेबनान में इजराइल की ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन एरोज चला रही है। उसका दावा है कि उसके सैनिक और टैंक दक्षिणी लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके हैं। आज ही इजराइल की फोर्सेस ने यहां के 37 गांव में रहने वाले लोगों को इलाका छोड़ देने को कहा है। लितानी नदी के नजदीक गांव को खाली करने का फरमान जारी किया है। इसका मतलब है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की ओर से बड़े हमले की तैयारी है। वैसे बीते 24 घंटे का अपडेट यह है कि दक्षिण लेबनान में 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध में मारे गए, और यहां के गुरिल्ला युद्ध में बीते 24 घंटे में इजराइल के 17 सैनिक मारे जा चुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल के अब तक के कुल जान माल के नुकसान की बात करें तो इजरायली फोर्सेस के 31 से ज्यादा अधिकारी और सैनिकों की मौत हो चुकी है। खैर, एक बड़ा अपडेट आपको बताना है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है उसका खतरनाक असर दुनिया में पड़ना शुरू हो चुका है। महा महंगाई से लोगों का सामना हो सकता है, इसके पीछे कुछ संकेत हैं, और स्वीडिश बैंक की रिपोर्ट है 1 अक्टूबर से ईरान में इजराइल पर मिसाइल अटैक किए थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में करीब 4% की बढ़ोतरी हुई थी। एक दिन पहले यानी कल ही बाइडेन ने जब वॉशिंगटन डीसी से यह बयान दिया कि अमेरिका ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करने के बारे में विचार कर रहा है, तब क्रूड ऑयल के दाम 5% और बढ़ गए। अब क्रूड पर स्वीडिश बैंक सेब की नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि मौजूदा इजराइल और ईरान जंग से क्रूड ऑयल के दाम $200 प्रति बैरल से ज्यादा हो सकता है, और बाजार के जानकारों के मुताबिक इस कारण दुनिया की 4% क्रूड सप्लाई बाधित हो सकती है। यह अनुमान बहुत खतरनाक तस्वीर पेश करता है। ईरान फिलहाल 34 लाख बैरल क्रूड का उत्पादन हर रोज करता है, लेकिन हालात बिगड़े और क्रूड ऑयल प्राइस $200 प्रति बैरल से ज्यादा हुई तो भारत में 1 लीटर पेट्रोल का भाव ₹250 प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। यह वाकई में चिंता की बात है। शायद इसीलिए मोदी सरकार अभी से आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। इस संबंध में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पश्चिम एशिया के संकट और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर चर्चा की गई। पश्चिम एशिया के संकट के कारण भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे भारत से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। भारत पश्चिम एशिया के संकट पर अपनी चिंता जता चुका है। भारत ने कहा है कि इस टकराव का दायरा और बढ़ना नहीं चाहिए।
और इसीलिए भारत पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर करीब से नजर बनाएगा। वैसे इजराइल बनाम ईरान और उसके समर्थित गुटों की जंग का असर अरब वर्ल्ड में दूसरे देशों पर भी देखा जा रहा है। आपको बहरीन के 2 वीडियो दिखाते हैं। आज वहां नसरुल्लाह के नाम पर हिंसा भड़क गई। शिया बहुल हिजबुल्लाह समर्थकों और ईरान समर्थकों के ऊपर बहरीन की पुलिस ने अटैक कर दिया। यहां पर ये लोग आज नसरुल्लाह को गुप्त जगह दफनाए जाने को लेकर मातम मना रहे थे, मजहबी नारे लगा रहे थे, लेकिन इसी दौरान हालात बेकाबू हुए और पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। एम्बियंस अब करेगा, लाठियां बरसाई, जवाब में पुलिस पर पत्थर चलाए गए। लेकिन फिक्र में अब एक ऐसी खबर आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। फिक्र में अब हम डिजिटल ठगी की फाइल खोलते हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ यह खबर दिखाना नहीं है, बल्कि सावधान और जागरूक करना भी है। हमारे पास फर्जीवाड़े और ठगी से जुड़ी हैरान कर देने वाली 3 खबरें आई हैं। आगरा में फर्जी कॉल की शिकार एक बुजुर्ग मां की हार्ट अटैक से जान चली गई। छत्तीसगढ़ में 3 ठगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी फर्जी ब्रांच खोल दी और ऐप के जरिए हुए 500 करोड़ के घोटाले में एल्विश यादव समेत 3 लोग आरोपों के जाल में फंस गए। पहले बात जालसाजों की उस साजिश की जिसका शिकार एक बुजुर्ग मां हो गई है, और यह सब एक फोन कॉल से हुआ। यह देश में धोखाधड़ी का नया मॉडल है। आजकल के डिजिटल युग में अपराधी अपने घर बैठकर ही लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। तस्वीरों में जिन महिला को आप देख रहे हैं उनका नाम था मालती वर्मा। वो आगरा के सुभाष नगर की रहने वाली थी और कन्या पाठशाला में पढ़ाती थी। उन्हें पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता, जिसके बाद ठगों ने इस तरह 58 साल की इस मां को डिजिटल अरेस्ट किया कि 4 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। ठग ने पुलिस बनकर महिला को व्हाट्सएप पर कॉल किया। व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी में तस्वीर थी, इसीलिए महिला को शक नहीं हुआ। ठग ने कॉल पर कहा, आपकी बेटी गलत काम में पकड़ी गई है, अगर केस को रफा दफा करना है तो तुरंत 1 लाख रुपए भेजो। इसके साथ ही ठग ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो बेटी को तुरंत जेल भेज देंगे। बेटी की गिरफ्तारी के बारे में सुनकर महिला परेशान हो गई। महिला ने अपने बेटे से एक नंबर पर तुरंत 1 लाख रुपए भेजने को कहा। फिर कुछ देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। और यकीन मानिए यह सब इतना सुनियोजित होता है। जिस नंबर से कॉल आता है उस पर कोई इंटरनेट का नंबर होता है, आप उस पर वापस कॉल नहीं कर सकते, लेकिन उस व्हाट्सएप पे तस्वीर किसी पुलिस ऑफिसर की होती है। ऐसे ही एक सिलसिला है जिसमें एक यूपी के पुलिस ऑफिसर जिनकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, उनकी तस्वीर लगी थी व्हाट्सएप पर और कॉल विदेश से आया था। ऐसा एक केस हो चुका है। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, यानी जालसाज फोन करके इस तरह लोगों को अपने झांसे में लाते हैं कि उन्हें अपनी दौलत और जिंदगी दोनों से हाथ धोना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आवाज बदलकर भी बड़े पैमाने पर ठगी हो रही है। तकनीक की मदद से रिश्तेदार की आवाज सुनाकर या आपके किसी अपने के बारे में कोई अप्रिय घटना बताकर उगाही कर लेते हैं। आगरा की रहने वाली 58 वर्षीय महिला के साथ भी यही हुआ और यह हर उस व्यक्ति के साथ हो सकता है जो ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूक नहीं है। मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पर भेज दो। बिना कुछ किए आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। मम्मी ने तुरंत मुझे फ़ोन किया। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप मुझे नंबर दो। मम्मी ने मुझे नंबर दिया। नंबर जैसे ही मैंने देखा वो +92 से था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि ये जो नंबर है ये फ्रॉड नंबर है, आप मम्मी वो मत करो। डिजिटल अरेस्ट में आम लोगों को फंसाने का जो तरीका होता है उसमें प्रमुख है सरकारी एजेंसियों का डर दिखाना। मसलन ठग या जालसाज फोन करके ही बोलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, या फिर वो सीबीआई का डर दिखाता है। फर्जी
ईडी का अधिकारी बनकर भी फोन करता है या खुद आयकर विभाग का सीनियर अफसर अपने आप को बताता है। कुछ लोगों को कस्टम अधिकारी बनकर भी डराया जाता है। आमतौर पर लोग ऐसे कॉल से डर जाते हैं क्योंकि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। लोगों को डराने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें पहला बड़ा हथियार होता है सेक्स रैकेट। इसमें एआई से करीबी रिश्तेदार की डरी सहमी आवाज सुनाकर फंसाने का डर दिखाया जाता है और पैसों की डिमांड की जाती है। इसके साथ ही फोन करके यह कहा जाता है कि आपके रिश्तेदार ने दुर्घटना में किसी की जान ले ली है, पैसे ट्रांसफर कर दो, केस रफा दफा कर देंगे। इसका तीसरा हथियार है कुरियर। इसमें फोन करके कहा जाता है कि आपके नाम से भेजे गए कुरियर में ड्रग्स या अवैध सामान मिला है, आपको पैसे देने होंगे। इसके अलावा फोन करके यह भी कहा जाता है कि आपके बैंक खाते से अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लगाकर डराने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा लोन देने के नाम पर अवैध ऐप्स को डाउनलोड करने को कहा जाता है, जिसके बाद बैंक डिटेल्स भरते ही लाखों रुपए चुटकियों में चोरी हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट से बुजुर्ग महिला की मौत के बाद आगरा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने इस तरह के फ्रॉड की शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करने के लिए कहा। वैसे इस तरह की घटनाओं में अगर कोई अनजान नंबर से कॉल करके आपके किसी करीबी के बारे में कोई अप्रिय सूचना देता है तो आप एक बार यह जरूर सोचें कि यह सूचना सही है या नहीं, कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं है। हो सकता है ऐसी सूचना कई बार सही भी निकले, लेकिन डिजिटल युग में ऐसी सूचनाओं पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय एक बार वेरीफाई जरूर करना। अगली खबर भी एक ऐसे फ्रॉड की है जिसे सुनने के बाद आपको बॉलीवुड की फिल्म स्पेशल 26 की याद आ जाएगी। लेकिन यह स्टोरी रियल लाइफ वाली नहीं है, बल्कि रियल लाइफ वाली। भारत एक युवा आबादी वाला देश और यह युवा आबादी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन युवाओं में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अपना दिमाग मेहनत से आगे बढ़ने में नहीं बल्कि लोगों को नए नए तरीकों से ठगने में लगा रहा है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे अहमदाबाद में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की फोटो वाले 500 रुपए के नोटों से करीब 1.5 करोड़ की ठगी की गई। इसके अलावा भी आपने कई बार नकली नोटों वाली खबर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी नकली बैंक के बारे में सुना है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, नकली बैंक, जहां बकायदा स्टाफ की भर्ती की गई, लोगों के खाते खुलवा दिए गए, लेकिन इससे पहले कि बैंक खातों में पैसा जमा होता और ठगी करने वाले हेलीकॉप्टर की स्पीड से उड़ते, सारा खेल सामने। यह खबर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की है, लेकिन साजिश इतनी बड़ी थी कि असली बैंक वाले और पुलिस वाले भी हैरान और परेशान। दरअसल शातिर ठगों ने इस गांव में एसबीआई के नाम से एक फर्जी ब्रांच खोली। इसमें ठगी करने के लिए स्पेशल 6 कर्मचारियों की नियुक्ति की। क्योंकि गांव में बैंक खुला था इसलिए लोग काफी खुश थे, इसीलिए बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए लोगों की लाइन भी लग गई। लेकिन इससे पहले कि लोग इन खातों में पैसा जमा करते, इस फिल्मी कहानी की असलियत ने सबको हिला। यह फ्रॉड तब सामने आया जब एक दूसरे ब्रांच के अधिकारी दौरे पर निकले थे और रास्ते में उन्होंने यह नई ब्रांच देखी, क्योंकि ऐसी कोई ब्रांच प्रस्तावित नहीं थी। इसीलिए उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने जब इस ब्रांच के अंदर जाकर देखा तो सारा सेट अब एक असली बैंक का था। ध्यान से देखिएगा, वैसे ही काउंटर बनाए गए थे, कंप्यूटर रखे गए थे, फर्जी फॉर्म छापे गए थे, दीवारों पर नोटिस तक चिपकाए गए थे। यानी पहली नजर में इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाता, लेकिन जब पूछताछ हुई तो मामला सामने आ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्टाफ को नौकरी के लिए रखा गया था, उनका आरोप है कि भर्ती के लिए उनसे 2 से 6 लाख रुपए तक लिए गए। कुछ लोगों ने इस नौकरी की चाहत में कर्ज लिया, तो किसी ने गहने गिरवी रखे, बकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई और ऑफर लेटर जारी किए गए। लेकिन जब बैंक ही नकली हो तो भला नौकरी असली कैसे हो सकती है? और हम लोग फील्ड में सर इसी रोड पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखें कि यहाँ पे स्टेट बैंक की बोर्ड लगी है इतनी बड़ी, तो हम लोग सोचे कि स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बोर्ड कैसे लगी। हम लोग को कुछ जानकारी नहीं कि भाई यहाँ पे ब्रांच खुल रही है। तो सर हम लोग आज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे कि भाई आप लोग यहाँ ब्रांच कैसे खुले हो या क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे। तो कहना है कि हमने IBPS का एग्ज़ाम हमने फाइट करके हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो कि ये स्टेट बैंक कंडक्ट नहीं करती है।
ऑफलाइन फॉर्म डाली थी जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था जिसमें मेरा नियुक्ति हुआ था और यहाँ छपरा में ज्वाइनिंग का वो दिया था, ट्रेनिंग सिखाएंगे, बैंक का काम सिखाएंगे करके। यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स। कल जब हरियाणा में वोटिंग हो रही होगी तो सियासी मुकाबला महाराष्ट्र में भी हो रहा होगा। देश की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल महाराष्ट्र में रहेंगे। यानी जब दोनों नेता एक ही राज्य में एक ही दिन होंगे तो मुकाबला कड़ा होगा ही। हम आपको दोनों के कार्यक्रम और उनकी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल महाराष्ट्र के में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें मुंबई मेट्रो लाइन 3 के फेज 1 का उद्घाटन भी शामिल है। कल ही पीएम मोदी 9 करोड़ 40 लाख किसानों के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके अलावा वो 12,200 करोड़ की लागत से बनने वाले ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इनके अलावा भी पीएम के कई सरकारी कार्यक्रम हैं जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास शामिल हैं। पीएम मोदी के दौरे में विकास की योजनाओं और किसानों पर फोकस है, तो राहुल गांधी के दौरे में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश ज्यादा दिख रही है। वैसे तो राहुल आज ही महाराष्ट्र पहुंचने वाले थे, लेकिन प्लेन में तकनीकी दिक्कत की वजह से आज का दौरा रद्द हो गया। सूत्र बता रहे हैं कि उनके लिए शाम तक दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन कोल्हापुर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती और कोल्हापुर में रात में लैंडिंग का इंतजाम नहीं है, इसीलिए उन्हें आज का दौरा टालना पड़ा। अब वो कल सुबह वहां पहुंचेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत कोल्हापुर से करने के पीछे भी सियासी कहानी है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों से जो जानकारी जुटाई है उससे पता चला है कि राहुल गांधी ने कोल्हापुर को इसलिए चुना क्योंकि शाहू जी महाराज ने यहीं से सामाजिक न्याय की आवाज उठाई थी। सबसे पहले 1902 में निचले तबके को 50% आरक्षण दिया था। छत्रपति शिवाजी की तीसरी पीढ़ी में 26 जून 1874 को छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म हुआ था। अब राहुल गांधी इसी कोल्हापुर में कल संविधान सम्मेलन करेंगे। इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय से जुड़े तमाम दलित और आदिवासी संगठनों को भी न्योता दिया गया। राहुल गांधी पिछड़ी जातियों को साधने के लिए आरक्षण सीमा को 50% से आगे बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं। इसीलिए सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने के लिए राहुल ने कोल्हापुर को चुना। मराठा वोटों को साधने के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वैसे कोल्हापुर के मौजूदा कांग्रेस सांसद का नाम भी छत्रपति शाहू है और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज हैं। तो कुल मिलाकर आप इसे राहुल गांधी का सियासी गणित कह सकते हैं। महाराष्ट्र में राजनीति को मराठा बनाम गैर मराठा के समीकरण में सेट किया जाता रहा। गैर मराठा जातियों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और मुसलमान जातियां आती हैं। बीजेपी और संयुक्त शिवसेना का गढ़ गैर मराठा जाति के लोगों के बीच रहा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलित, मराठा और मुस्लिम वोटों के सहारे महाराष्ट्र में अपनी सियासत करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित, मराठा और मुस्लिम वोटर एकजुट होकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ रहे, लेकिन ओबीसी वोट कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बटे थे। कांग्रेस ने जिस फॉर्मूले पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें जीती थी, उसी को राहुल गांधी विधानसभा में दोहराना चाहते हैं। तब कांग्रेस ने 13 सीटें खुद जीती थी, एक निर्दलीय को समर्थन देकर जिताया था, और 17 सीटें कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जीतकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका दिया। ऐसे में राहुल गांधी के दौरे से पहले महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी से पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर सवाल किए जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जवाब दे सकती है कि शिव जयंती मनाने की परंपरा जो तिलक ने शुरू की थी हाल के वर्षों में, उसको कांग्रेस ने क्यों बंद किया था? कोल्हापुर में अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर शिवाजी महाराज के बारे में जो अवधारणाएं हैं, सही अवधारणाएं हैं, उनको प्रस्तुत करें, और जो गलत अवधारणाएं वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं, उसके लिए वो निश्चित तौर पर उसके ऊपर सफाई दे और हो सके तो माफी मांगे। ये राजनीतिक नौटंकी है। राहुल गांधी इनका महाराष्ट्र में आना और कोल्हापुर में आना, और मैंने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कोई स्टैचू के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सही में पाइक बनना चाहते हैं तो नेहरू जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बदनामी करने का जो वाक्य डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगिए।
कान पकड़कर उठक बैठक करिए और बाद में महाराष्ट्र में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करिए। महाराष्ट्र की जब चर्चा चल रही है तो आज वहां से एक और खबर आई। आपने कई बार नेताओं को कहते सुना होगा कि अगर मैं वादा पूरा नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। वैसे राजनीति में ये सिर्फ बोलने की बात होती है, लेकिन महाराष्ट्र में एक नेताजी ने इसका लाइव डेमो दे दिया और अपनी मांगों को मनवाने के लिए तीसरी मंजिल से कूद गए। तीसरी मंजिल से कूदने वाले नेताजी का नाम नरहरी झिरवाल है और ये एनसीपी अजीत पवार के गुट के विधायक हैं। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका संवैधानिक काम विधायकों के गुस्से को शांत कराकर शांति से सदन चलाना है। लेकिन आज डिप्टी स्पीकर साहब खुद इतने गुस्से में थे कि ना आओ देखा ना ताओ और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। वो तो अच्छी बात यह रही कि डिप्टी स्पीकर और माननीय विधायक ऐसी जगह पर कूदे जहां पहले से नेट लगा हुआ था, यानी जिस जगह को जाल लगाकर कवर किया गया था, दोनों नेता वहां कूदे। इससे उन्हें बहुत हल्की चोटें आई, लेकिन उनकी हड्डी पसली नहीं टूटी। अगर वो खाली जमीन वाले हिस्से में कूदते तो कुछ भी हो सकता। हालांकि कूदने के बाद दोनों विधायक जाल में फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवाल की गर्दन पर हल्की चोटें आई हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम लग गई। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का ऐलान किया। नरहरी झिरवाल और हीरामन खोसकर दोनों आदिवासी विधायक हैं। उन्हें लगता है कि धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से आदिवासी समुदाय को नुकसान होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध किया। लेकिन जब सीएम शिंदे ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया तो डिप्टी स्पीकर और उनके सहयोगी विधायक मंत्रालय की तीसरी मंजिल से जाल पर कूद गए और सिर्फ कूदे नहीं बल्कि आदिवासियों के समर्थन में नारेबाजी भी की। अब इस पर राजनीति हो रही है। दोनों पक्षों की ओर से बयानों की ठीक ठाक सप्लाई भी चल रही है। एनसीपी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में, शिंदे सरकार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अपने इस सरकार के खिलाफ अपना ही एक प्रकार से आप आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, कूद रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति पहले कभी नहीं थी। ये झिरवाल साहब, अजीत दादा पवार और महायुति का बहुत बड़ा फेलियर है। जब आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपके अधीन सरकार है, सरकार का नेतृत्व ही आप लोग कर रहे हैं, तो किसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसे गुमराह कर रहे हैं? अपनी भावना, जनता की भावना और जनता का उद्रेक, ये तीनों अगर संवैधानिक तरह से लोगों के सामने, सरकार के सामने लाना अगर कोई भी विधायक या कोई व्यक्ति करता है तो उसको विरोध करने का कोई या उसके ऊपर टिप्पणी, आलोचना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, विधायकों के इस कूद कांड का सीधा कनेक्शन चुनाव से है। दरअसल धनगर पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में रहते और चरवाहा समुदाय से आते हैं। ये समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है, जबकि आदिवासी समाज धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विरोध कर रहा है। गोंदिया शहर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया और अब डिप्टी स्पीकर भी एसटी का दर्जा देने के विरोध और आदिवासी समुदाय के समर्थन में कूद गए। आपने बहुत ऊंचाई से कई बार जाल पर कूदने की घटना देखी होगी। यूजुअली सर्कस में होता है या फिर कोई इस करतब को करने वाला एक्सपर्ट होता है, स्टंट करने वाला। लेकिन महाराष्ट्र की घटना ने लोगों का ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि किसी नेताजी ने यह करने की हिम्मत शायद पहली बार दिखाई है। वैसे महाराष्ट्र में विधायकों के कूद कांड के पीछे महाराष्ट्र चुनाव का एंगल भी है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। नेताजी को 5 वर्षों के काम का हिसाब देना है। संभव है कि सिर्फ हिसाब देने से काम ना चले। ऐसे में हो सकता है उछल कूद वाली ये घटना नेताजी की चुनावी बैटरी को सहानुभूति वाला रिचार्ज देते।